तैयार कर ली तगड़ी फाइल, 70% मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा तय, जल्द निकलेंगे दिल्ली के लिए सब कुछ तैयार। किन नेताओं की जाएगी कुर्सी, मंत्रालय भी जाएगा, चुनाव के लिए सीट भी आगे नहीं मिलेगी। 10 नए चेहरे को ला रहे हैं योगी। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की नींद गायब है, विधायक जी चैन से सो नहीं पा रहे हैं। उनको हर वक्त डर सता रहा है कि आगे चुनाव लड़ने के लिए सीट मिलेगी या फिर नहीं, जबकि मंत्रियों का दिल तो धड़क ही रहा है। ठंड में गर्मी का एहसास हो रहा है, डर एक ही है कि क्या उनकी कुर्सी जाएगी, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ 70% मंत्रियों को कुर्सी से उतारने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन क्यों ऐसा किया जाएगा? कौन है वो मंत्री जिनको नए मंत्रिमंडल में 100% मौका मिल सकता है? 10 चेहरे कौन से हैं जिन पर योगी भरोसा कर सकते हैं? आखिरकार इतना बड़ा बदलाव बीजेपी क्यों करना चाह रही है? इस डिबेट में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। उत्तर प्रदेश के कई विधायकों की नींद गायब है। मंत्री तो हैरान और परेशान है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामालूम कितने लोगों का नाम अपनी डायरी में लिख लिया है। यह डायरी अब दिल्ली जाएगी। खबर यही है कि करीब 70% मंत्रियों के नाम कटने जा रहे हैं, इसीलिए सभी का दिल धक धक कर रहा है। योगी किन नामों पर कैंची चलाएंगे? कौन से लोग हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? किन लोगों को नया मंत्री बनाया जा सकता है? 10 नाम कौन से हैं जो चर्चा में है? बीजेपी इतना बड़ा बदलाव क्यों कर सकती है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज त्रिपाठी जी, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज यादव जी। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने बड़े बदलाव की तरफ बीजेपी क्यों देख रही है। नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो देखिए, इस वक्त का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर बीजेपी में ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। नीरज जी, ये बदलाव की बात जो आप कर रहे हैं, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई बदलाव प्रस्तावित है, परंतु ये खबरों में ही चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर संगठन के लिए, अगर सरकार चलाने के लिए कोई ऐसे आवश्यक कदम उठाने तो निश्चित रूप से उस पर विचार। नीरज जी, जो सबसे बड़ी बात है वहां पे ये है कि ऐसा पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ उन लोगों से नाराज हैं जो लोग वाकई में जनता के बीच जाकर काम नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि योगी नहीं चाहते हैं कि वो उनके मंत्रिमंडल में बने रहे। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि इसकी कोई आधिकारिक अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये आप समझ सकते हैं कि भाई स्कूल का अगर प्रिंसिपल है और उसके नीचे आने वाले टीचर अगर क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार उसको है, पनिशमेंट दे सकता है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो हमारी बात है, मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जो उचित कदम लगेगा वो उठाएंगे। जी मनोज जी, क्या लगता है असल में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों बदलाव की आहट सुनाई दे रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे जब सरकार का 1 साल का कार्यकाल लगभग बचता है तो सभी राजनीतिक दल उस वक्त जनता को अपनी तरफ मंत्रमुग्ध करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। ये एक बड़ी पुरानी टैक्टिस है, इसको मैं प्रैक्टिस भी नहीं कहूंगा, एक टैक्टिस है। ऐसी टैक्टिस जिससे कि जो रूठे हुए हैं उनको मना लिया जाए, जिनको कुछ नहीं मिला उनको कुछ दे के समझा लिया जाए। इतना सा कुछ होने के लिए ही ये सब कुछ होता है। लेकिन मैं नीरज जी की बात से सहमत इसलिए नहीं होऊंगा कि नीरज जी ने कहा कि जिसमें कमियां हैं उनको जाहिर सी बात तौर पे दूर करना चाहिए, और दूर करने का जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, क्योंकि हकीकत यह है मुख्यमंत्री की वन साइडेड मैन है। और वन साइडेड इस तरह के हैं कि वो अपनी ही पार्टी में एक जाति के लोगों के तो सारे गुनाह माफ कर देते हैं, बिना माफी मांगे गुनाह माफ कर देते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति है और उससे गलती से भी कोई गलती हो जाए, कभी कभी गलती से भी गलती हो जाती है, तब मुख्यमंत्री जी के शब्द में कोई भी उस कोष में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। कितने सारे ऐसे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे
बीजेपी में जिनका तमाम समय समय पे चीजें होती रहती। मैं हाल फिलहाल वो विधायकों की बैठक वाली बात जरूर दोहराना पसंद करूंगा कि क्या किया। मतलब एक प्रदेश अध्यक्ष है, एक संगठन है, वही सरकार है, सब कुछ होते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को माफ करिएगा, मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को एक जाति की मीटिंग, खासकर जो ब्राह्मण समाज है उसकी मीटिंग से तो बड़ा अवरोध होता है, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन खुद की जाति के लोग जब मीटिंग करते हैं तो उस पर कोई टिप्पणी न पार्टी करती है, न संगठन करता है और न मुख्यमंत्री जी का कोई ऐसा कोई रवैया नजर आता है। तो मुझे ये लगता है कि वो जनता को, कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के वो जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी पीढ़ी को दिया था, उन सबको राह में डालने के लिए कुछ बदलाव जैसे तरीके चीजें करना चाहते हैं। इतनी सी बात मुझे समझ में आती है, इसके पीछे कोई दूसरी टैक्टिक्स हो मुझे ऐसा नहीं लगता। और एक महत्वपूर्ण बात जरूर इस डिबेट में मैं लाना चाहूंगा, जिसके जवाब मुझे लगता है नीरज जी दे पाएंगे, कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले जो बदलाव होगा संगठन में, इसमें मनमानी पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की चलेगी। जो अगर दिल्ली की बात करेंगे, संगठन तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश में किसी संगठन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से कुछ बोल पाए, लेकिन आप दिल्ली के लोगों को भी वो दता बताएंगे, चूंकि चाहे वो दिल्ली से भेजे गए पीके शर्मा जी हों या कोई और उनके दो उप वाले मुख्यमंत्री हों, उनको भी योगी आदित्यनाथ जी ने अब तक कोई खास भाव दिया नहीं आशीष जी। नीरज जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा मनोज जी ने कहा कि एक विशेष जाति के लोगों को ज्यादा तवज्जो है, बाकी लोगों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा टिकट चूज वाली। जहां तक मीटिंग की बात थी, मीटिंग को जातीय एंगल देना थोड़ा गलत है। एक मीटिंग हुई जिसमें हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें हुई हो जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल रहा हो, तो उस पर उन्होंने कहा, और ऐसा कोई वो मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा अननेसेसरी का विपक्ष के लोगों ने बनाया, जबकि पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टी में अगर अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कुछ कहा तो उसका पालन हुआ, और ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी के चलने की बात है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होता है, तो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैडर बेस्ड सरकार है। संगठन निर्णय लेता है कि कौन क्या करेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। संगठन की मीटिंग होगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है। और अपने दर्शकों को मैं उन नामों के बारे में बता दूं जिनको हटाया जाएगा, वो तो खैर अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन जिन लोगों को जोड़ा जाएगा योगी के मंत्रिमंडल में, जो चर्चा है उन नामों की मैं आपको एक बार बता देता हूं। उनमें जो एक नाम है वो पंकज चौधरी जी का है, और दूसरा नाम जो है दादरी के विधायक तेज प्रताप नागर जी का है, और इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति, भूपेंद्र सिंह चौधरी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, पूजा पाल और मनोज पांडे जैसे ब्राह्मण चेहरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। अशोक कटारिया, राम रतन कुशवाहा और कृष्णा पासवान के साथ में पद्मसेन चौधरी का नाम अभी चर्चा में है। इनमें आप बताइए नीरज जी, इनमें आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा, अगर मान लीजिए कि इनमें मंत्री बनने का किसी को मौका मिलता है, हालांकि आला कमान तय करेगा कि मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर इनमें किसी को मौका मिलता है तो आपके हिसाब से कौन बेस्ट हो सकता है, अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें? देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मेरा कोई टिप्पणी करना भी इस पर उचित नहीं। जी ठीक है। अभिषेक पांडे जी, क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में आप लगातार कवर करते रहते हैं राजनीति को, आपका अनुभव क्या कहता है, इस बार कितने मंत्रियों के सीट में फेरबदल हो सकता है और कितने मंत्रियों को इस बार हटाया जा सकता है, किसको नई जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए आशीष जी, आपने खुद ही अभी क्लियर कर दिया है कि तमाम नाम आपने गिनवाए हैं, उनमें आपने पंकज सिंह का नाम लिया, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम लिया, पूजा पाल, भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज पांडे, अशोक कटारिया, तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो दाव खेलने को तैयार है। वजह क्या है? वजह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जाति, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर वोट बैंक की बात की जाए तो जाति आधारित ही आज भी चल रही है, और ओबीसी वर्ग, क्योंकि करीब 40% आता है, और इन 40% को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तमाम पार्टी की तरफ से लगातार की जाती है। जहां तक सवाल है ब्राह्मण
विधायकों का या ब्राह्मण विधायकों की क्या मीटिंग हुई, या ब्राह्मण का आखिर वोट प्रतिशत कितना मायने रखता है, तो वो भी 10% है। तो यानी एक बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण समाज की तरफ से भी आता है, और ब्राह्मण समाज को ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के से पहले ही हम कह सकते हैं कि वो उन्हीं की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। जैसे कि यादव समाज का झुकाव हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ रहता है, और सवर्ण की अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 17 से 19% जो वोट प्रतिशत है वो है। तो यानी एक बड़ा वोट बैंक है सवर्ण का, तो सवर्ण को भी साधना है, दलित समाज को भी साधना है। मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिम का दलित में 2 करीब 21%, जिसमें जाटव भी हैं 11% पासी हैं। तो ये तमाम वोट बैंक जो है वो एक एक करके, और आपको याद होगा कि SIR में कई करोड़ वोट कट गए हैं, तो इसका लाभ किसको होगा, इसका हानि किसको होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी इस कैबिनेट रिसफल से ये करना चाहती है कि जो तमाम जाति के लोग हैं, चाहे उसमें सवर्ण हो, चाहे उसमें दलित हो, चाहे उसमें OBC हो, सबको एक साथ रख कर सबका साथ सबका विकास की जो बात करना चाहती है, उनको हम कहेंगे कि जैसा कि मनोज जी ने बोला भी कि ये इसको प्रैक्टिस नहीं, इसको टैक्टिस कहेंगे, तो निश्चित रूप से टैक्टिस है, और पहले भी ऐसा होता है। और उसी का असर हम देख रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, उस समय ही ये क्लियर हो गया था कि अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और उसी की तस्वीर हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों में आने वाली है। और एक और चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता आशीष, कि पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं अप्रैल में, तो इन चीजों को मद्देनजर हम कह सकते हैं कि जो बड़ा रिसफल होगा उसमें वोट बैंक साधने की ही कोशिश की जाएगी। जी ठीक है, जिस तरीके से अभिषेक पांडे जी ने बताया कि साधने की कोशिश होगी, नीरज जी ने साफ कहा कि भाई मंत्रिमंडल में विस्तार अभी फिलहाल नहीं होगा, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। मनोज जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार बदलाव भी होगा, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।